तो एजेंडा एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। फर्स्ट टॉपिक हम लोग जीएसटी के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। देन रिकॉर्ड इंट्रा स्टेट इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज, ओके। देन रिकॉर्ड in-state inward and outward supplies. Then we'll discuss about record return transactions, ठीक है। रिटर्न ट्रांजेक्शन्स को हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। देन अकाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, कोई भी अगर हम लोग गुड्स हम लोग सेल कर रहे हैं जिसमें टैक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो उसको हम टैली में किस तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। देन इनपुट टैक्स क्रेडिट सेट ऑफ, इनपुट टैक्स क्रेडिट सेट ऑफ क्या है, किस तरीके से हम लोग सेट ऑफ कर सकते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। Then we'll discuss about GST payments and then GST returns and साथ में QRMP स्कीम, ओके। तो इतने सारे पॉइंट्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आज हमारा एजेंडा हम लोग डिस्कस कर रहे थे। एजेंडा में सबसे पहला जो एजेंडा हमारा वो क्या है, इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। देन रिकॉर्ड इंटर स्टेट इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज, ठीक है। इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाईज हम लोग देखेंगे टैली में। देन रिटर्न ट्रांजैक्शंस, रिटर्न अगर हमारा होता है गुड्स किस तरीके से करेंगे। अकाउंट्स इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, अगर हम लोग इंक्लूसिव ऑफ टैक्स के बेस पे अगर हम गुड्स सेल कर रहे हैं तो किस तरीके से रिकॉर्ड होगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट सेट ऑफ, जीएसटी पेमेंट्स, जीएसटी रिटर्न्स एंड क्यूआरएमपी स्कीम, ओके। तो स्टार्ट करते इंट्रोडक्शन टू जीएसटी से। तो इंट्रोडक्शन टू जीएसटी में अगर हम बात करें तो इट इज इनडायरेक्ट टैक्सेशन रिवोल्यूशन सिंस आवर इंडिपेंडेंस। तो अगर हम जीएसटी की बात करें तो ये एक तरीके से हमारा रिवोल्यूशन है टैक्सेशन में आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद जो जीएसटी में सुधार हुआ है टैक्स के ऊपर, उससे पहले इतना सुधार किसी भी टैक्स में नहीं हुआ था, ओके। सो इट इज बेस्ड ऑन वन टैक्स वन नेशन वन मार्केट बेस्ड, ठीक है। अब आप चाहे मैन्युफैक्चरिंग करो, चाहे आप सर्विस प्रोवाइड करो, चाहे आप गुड सप्लाई करो, सिर्फ एक ही टैक्स एप्लीकेबल है, वो है जीएसटी, ओके। देन जीएसटी इज आउटराइट बिजनेस रिफॉर्म, नॉट जस्ट टैक्स रिफॉर्म। तो जीएसटी आने से हमारे बिजनेस करने के तरीके में भी चेंज हो गए हैं। अब सारे बिजनेस जो है वो सब मैक्सिमम जो है वो ऑनलाइन बेस्ड हो चुका है, ठीक है। चाहे उनका अकाउंटिंग हो, चाहे उनका रिटर्न फाइलिंग कॉन्सेप्ट हो, या इनवॉइसिंग हो, या फिर ई वेबल सिस्टम हो। तो एक तरीके से बिजनेस करने के जो ढंग है उसमें भी कई सारे चेंजेस आए हैं। जीएसटी इज नॉट एन इंक्रीमेंटल टैक्स, इट इज ए ट्रांसफॉर्मेशनल टैक्स। तो जीएसटी आने से क्या हुआ, जो टैक्स ऑन टैक्स का सिस्टम होता था या टैक्स में जो इंक्रीमेंट होता था वो नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशनल टैक्स। ट्रांसफॉर्मेशनल का मतलब क्या हुआ, पास ऑन टैक्स, मतलब आप एक बंदे से दूसरे बंदे के ऊपर आप टैक्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली टैक्स बर्डन किसके ऊपर होता है, जो एंड कंज्यूमर है उसके ऊपर हमारा एप्लीकेबल होता है, ठीक है। जीएसटी मतलब जीएसटी किसको पे करना है, जो एंड कस्टमर है। बीच में किसी को भी जीएसटी पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि उनका जीएसटी इनपुट क्रेडिट मिल जाता है, ओके। जीएसटी इज हाईली कंप्लायंस ड्रिवन लॉ। तो इसमें बहुत सारे लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है। इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि इट्स ए हाईली कंप्लायंस ड्रिवन लॉ, ठीक है। मेरे ख्याल से ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। अगर कोई डाउट है तो आप क्वेरी कर सकते हैं, ओके। तो मूव टू द नेक्स्ट, व्हाई जीएसटी, जीएसटी ही क्यों एप्लीकेबल किया गया। So here are some reasons given to explain why GST is suitable as a new taxation system, ठीक है। GST जो है न्यू टैक्सेशन सिस्टम पे क्यों लाया गया, तो उसके पीछे कुछ रीजन है, कुछ लॉजिक है। फर्स्ट वन इज इट्स ए सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर, ओके।
ये काफी सिंपल है, इसके जो टैक्स स्ट्रक्चर काफी सिंपल है, ठीक है। एलिमिनेट्स कैस्केडिंग इफेक्ट्स ऑफ टैक्स, जैसा भी हमने कहा था कि ये इंक्रीमेंटल नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशनल है। मतलब एक टैक्स के ऊपर दूसरा टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। पहले क्या होता था, टैक्स ऑन टैक्स होता था, ठीक है। एक टैक्स के ऊपर कई सारे टैक्स और लगते थे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम लोग बात करें तो एलिमिनेट्स कैस्केडिंग इफेक्ट्स ऑफ टैक्स की हम लोग बात कर रहे थे। पहले प्रायर ऑफ जीएसटी क्या होता था कि सपोज कीजिए कि अगर हमने कोई भी गुड्स, सपोज एक मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर ने कोई भी गुड्स जो है वो 100 रुपीज में प्रोड्यूस किया हुआ है, ठीक है, 100 रुपीज में प्रोड्यूस किया हुआ है। अब प्रोडक्शन में क्या होता था, इनको एक्साइज ड्यूटी देना पड़ता था। तो सपोज कीजिए 10 रुपए का ये एक्साइज ड्यूटी इनके ऊपर दिया। अब गुड्स का कॉस्ट कितना हो गया, 110। अब उसके बाद जब वो सेल करता था तो सेल के ऊपर सपोज जीएसटी सॉरी वैट एप्लीकेबल होता था। तो वैट जो कैलकुलेट होता था वो 110 के ऊपर कैलकुलेट होता था। सपोज 110 के ऊपर वैट कैलकुलेट हुआ 12 रुपीज। तो ये जो 10 रुपए है इसका इनपुट क्रेडिट नहीं मिल पाता था किसको, क्योंकि जो खरीद रहा है उसके लिए क्या हो गया, 110 का ये कॉस्ट पड़ा और 110 के ऊपर फिर से हमारा 12 रुपए का जीएसटी वैट लगा। तो इसे हम लोग कैस्केडिंग इफेक्ट्स ऑफ टैक्स कहते हैं, ठीक है, जो कि जीएसटी में नहीं है। बिकॉज जीएसटी में ये जो एक्साइज ड्यूटी है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। अब अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर है वो 100 रुपए का गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो उसके ऊपर 18% का सपोज अगर जीएसटी है तो 18% का जीएसटी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। और जब वो बेचेगा तो बेचेगा कितने में, 118 रुपए में सपोज वो बेचता है। तो ये जो 118 रुपए, सॉरी, ये जो 118 रुपए जो बेचा जिसमें से 18 रुपए जो है वो इनपुट क्रेडिट मिल जाता था, तो गुड्स की वैल्यू क्या हो गई, हमारी 100 रुपए ही रहा, ठीक है। तो यहाँ पर इनपुट क्रेडिट हर एक सिस्टम पे है, स्टार्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर, इनके बीच में जितने भी चैनल्स है सब में इनपुट क्रेडिट सिस्टम एप्लीकेबल है। तो लास्ट में जो टैक्स बर्डन होता है वो किसके ऊपर होता है, कंज्यूमर के ऊपर। जो कंज्यूमर है उसी के ऊपर फाइनली टैक्स बर्डन होता है। ओके, तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं एलिमिनेट्स कैस्केडिंग इफेक्ट्स ऑफ टैक्स। नेक्स्ट वन इज टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम। टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम, इसमें हर चीज अब टेक्नोलॉजी बेस्ड है। चाहे आप बिलिंग करो, चाहे आप रिटर्न फाइलिंग करो, चाहे आप ई इनवॉइस करो, ई वे बिल जनरेट करो, सब कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड है। तो हम लोग कह सकते हैं टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम। एंड फाइनली इंक्रीज रेवेन्यू। तो कोई भी टैक्स जब इसको लॉन्च किया जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट के तरफ से, तो गवर्नमेंट ये सोचता है कि उनका रेवेन्यू कैसे इंक्रीज हो। तो ऑब्वियसली है कि जीएसटी से गवर्नमेंट को भी प्रॉफिट है, इस वजह से इस जीएसटी को लॉन्च किया गया। So simple tax structure eliminates cascading effects of tax, technology driven system and increase in revenue. So move to the next. GST structure. So tax is administrated, okay, administrated, collected and shared by central and state government. So दो parties हैं यहाँ पर, एक है central government और एक है state government, okay. So जीएसटी में जो रूल होता है, रूल कौन तैयार करता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार करेगा किसके हेल्प से, स्टेट गवर्नमेंट के हेल्प से, ठीक है, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। ओके, सो अकॉर्डिंगली डिफरेंट टैक्स कंपोनेंट्स आर एप्लीकेबल। सो जीएसटी तो हमारा एक ही है, बट उसमें जो जीएसटी कंपोनेंट्स है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो वो एप्लीकेबल होगा एज पर द जो भी सप्लाई है उसके नेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देख लेते हैं, गुड सप्लाइड और सर्विसेज रेंडर। गुड सप्लाई या सर्विसेज दिया जा रहा है, ठीक है, लाइक इंट्रा स्टेट, अगर विद इन द स्टेट है तो, इंट्रा स्टेट विद इन द स्टेट है तो सेंट्रल टैक्स सीजीएसटी एप्लीकेबल होगा और इसके साथ साथ स्टेट टैक्स या यूटीजीएसटी एप्लीकेबल होगा, स्टेट टैक्स या यूनियन टेरिटरी टैक्स एप्लीकेबल होगा। ये किस केस में, अगर इंट्रा स्टेट विद इन द स्टेट हो रहा है तो। अगर ये इंटर स्टेट है, ठीक है, आउटसाइड द स्टेट बिटवीन टू स्टेट्स, तो उस केस में इंटीग्रेटेड टैक्स एप्लीकेबल होगा, ठीक है।
तो अगर विद इन द स्टेट है सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स, एंड इंटर स्टेट है तो इंटीग्रेटेड टैक्स एप्लीकेबल होगा। ओके तो जीएसटी स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं सीजीएसटी फर्स्ट हमारा क्या है, सीजीएसटी, दिस इज अ सेंट्रल जीएसटी, it is a central GST, tax collected by central government, applicable on supplies within the state, ठीक है। then SGST, state GST, tax collected by state government, applicable on supplies within the states। UTGST की बात करें तो UTGST यूनियन टेरिटरी टैक्स, यूनियन टेरिटरी GST, tax collected by union territory, applicable on supplies within the union territory। एंड फाइनली IGST स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड टैक्स, और ये टैक्स तब एप्लीकेबल होता है जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में करते हैं या इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस होता है, और इसमें जो रेवेन्यू शेयर होता है वो सेंटर एंड स्टेट में शेयर होता है। ओके तो जीएसटी के अंदर जो कंपोनेंट है वो यही 4 ही कंपोनेंट है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि विद इन द स्टेट सप्लाई हो रहा है और 18% का टैक्स एप्लीकेबल है, तो 18% 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी होगा। और अगर हम आईजीएसटी की बात करें, अगर आईजीएसटी ट्रांजैक्शन है तो सिर्फ एक ही 18% आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा, इसके अलावा कोई और टैक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके दिस इज द जीएसटी स्ट्रक्चर। सो जीएसटी रेट्स की बात कर लेते हैं। जीएसटी रेट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जीरो रेटेड जीएसटी की हम यहाँ पर बात करते हैं। व्हाट इज जीरो रेटेड? सो जीरो रेटेड का मतलब हो गया जीएसटी एग्जेम्प्टेड और जीरो रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज, दिस इंक्लूड एसेंशियल आइटम इंक्लूड फूड्स, ठीक है। तो कुछ ऐसे गुड्स हैं जो कि जीएसटी में उनको एग्जेम्प्ट रखा गया है, ठीक है, एग्जेम्प्ट रखा गया है जिसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा, वैसे गुड्स को हम लोग जीरो रेटेड गुड्स के अंदर देखते हैं। सिर्फ जीरो रेटेड यही नहीं होता है, जीरो रेटेड और एक पॉइंट में होता है। कभी कभी क्या होता है, कोई भी गुड्स जैसे हमने परचेज किया, एक एग्जांपल्स हम यहाँ पर समझते हैं। अगर हमने परचेज किया कोई भी गुड्स, परचेज किया 18% जीएसटी से, ठीक है, और उसको अगर हम सेल कर रहे हैं एसीजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, या फिर हम सेल कर रहे हैं एलयूटी बॉन्ड पे, तो उस केस में क्या होता है, हम कोई भी टैक्स चार्ज नहीं करते। उस केस में अगेन ये गुड्स क्या बन जाता है, जीरो रेटेड गुड्स बन जाता है। ओके क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो जीरो रेटेड की बात करें तो जीरो रेटेड में दो तरीके के होते हैं। एक तो वो होता है जो कि जीएसटी में एग्जेम्प्ट रखा गया है, और दूसरा ये होता है कि एक ऐसे गुड्स है जिसको हम जीएसटी पे परचेस तो कर रहे हैं, बट हम सेल ऐसे जगह पे कर रहे हैं जहां पर टैक्स फ्री जोन है, वहां पर हम टैक्स नहीं ले सकते हैं। तो उस केस में अगेन वो गुड्स जीरो रेटेड गुड्स होके उसको हम जीरो रेटेड गुड्स हो जाते हैं, उसके ऊपर हम कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा है मैरिट रेट। मैरिट रेट में हम लोग इसका मैरिट रेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जीएसटी सबसे कम है, 5% है, ठीक है। तो नॉर्मली इसके अंदर जितने भी रेस्टोरेंट सर्विसेज हैं वो तो आते ही आते हैं, साथ में कुछ इंक्लूड्स कॉमनली यूज्ड आइटम्स भी है जो कि 5% रेटेड में आते हैं। इसके अलावा स्टैंडर्ड रेट है। तो स्टैंडर्ड रेट में दो रेट्स आते हैं हमारे पास, एक है 12% और एक 18%। तो मैक्सिमम गुड्स जो है वो इसी में ही, इसी के अंदर आते हैं स्टैंडर्ड रेट के अंदर। स्टैंडर्ड गुड्स and services at 12% and 18%. This include fast moving consumer goods. Okay. Then demerit rates. So demerit rates में हमारा ये हाई एंड टैक्स है, इसी वजह से हम इसे डिमेरिट रेट्स कहते हैं। इसमें स्पेशल लग्जरी गुड्स एंड सर्विसेज है, ठीक है, एंड द इंक्लूड लग्जरी कार्स, टोबैको एंड एरिएटेड ड्रिंक।
जो लग्जरी कार्स, तो लग्जरी कार्स मतलब जो कार 10 लाख से ऊपर के वैल्यूज के होते हैं, वो उसे हम लोग लग्जरी कार्स के कैटेगरी में रखते हैं। इसके अलावा टोबैको हो गया, ठीक है, और एरिएटेड ड्रिंक का मतलब जो लाइक जो आपके कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जिसमें वैक्यूम करके उसका सोडा को रखा जाता है, जो इसका एयर प्रेशर है उसको रखा जाता है, उसे हम लोग एरिएटेड ड्रिंक कहते हैं। सो ये सारे जो ड्रिंक्स हैं इसके ऊपर 28% हमारा टैक्स एप्लीकेबल है। अच्छा, जो लग्जरी आइटम्स है उस पे 28% तो है ही है, उसके साथ साथ एडिशनल सेस भी इनके ऊपर एप्लीकेबल होता है, और वो करीब 1 से लेके 25% तक हमारा एडिशनल सेस हो सकता है। ओके, एंड फाइनली आर्टिकल आउटसाइड द जीएसटी टैक्स स्लैब। तो मेन जो टैक्स स्लैब है वो हमारा है 5 से लेके 28% तक, ये मेन जीएसटी के टैक्स रेट है, स्लैब्स हैं। लेकिन इन स्लैब के अलावा कुछ और भी टैक्स रेट हैं जो कि ज्वेलरी आइटम्स के लिए एप्लीकेबल होते हैं, जिसमें गोल्ड जेम एंड ज्वेलरी एट 3%, ठीक है, 3% एप्लीकेबल होते हैं। ओके, क्लियर है? सेकेंड वन इज, नेक्स्ट इज जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अब हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। ओके, तो इट इज 15 डिजिट पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करेंगे तो 15 डिजिट का पैन नंबर मिले, पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन होता है। 15 डिजिट का आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा, जिसमें 10 डिजिट का पैन नंबर इंक्लूडेड होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले जीएसटी स्ट्रक्चर में स्टार्ट विथ स्टेट कोड, जो फर्स्ट 2 डिजिट आप देख रहे हैं ये स्टेट कोड होगा। देन यहाँ से लेके यहाँ तक ये पैन नंबर होता है, ठीक है, ये जो सीरीज आप देख रहे हो दिस इज पैन नंबर। देन इसके बाद जो 13 डिजिट्स जो होते हैं वो होता है हमारा एंटिटी कोड। 14th इज ब्लैंक या जीरो इसको कह सकते हैं। एंड फाइनली 15 डिजिट जो होता है वो हमारा चेक सम डिजिट्स होते हैं। अब इनको कैसे हम लोग देखते हैं, देख लेते हैं। तो जैसे मैंने कहा था स्टार्ट विथ स्टेट कोड, तो 29 हमारा स्टेट कोड है। ओके, देन इसके बाद हमारा ये से लेके क्यू, ये आप देख रहे हैं ये पैन नंबर हो गया हमारा। उसके बाद वन हमारा 13 डिजिट है। ये जो 1 है ये हमारा एंटिटी कोड है। एंटिटी कोड का मतलब क्या है, एक पैन के ऊपर कितना रजिस्ट्रेशन है वो आपको ये एंटिटी कोड से शो होता है। अगर 1 है तो इसका मतलब इस पैन से एक ही रजिस्ट्रेशन है। अगर कहीं पर भी आपको ये दो लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिएगा कि ये जो पैन नंबर है इस पैन पे दो एंटिटी हैं, दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रजिस्टर्ड हैं। इसी तरीके से 3 होगा तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 तक आप यहाँ पर नंबर में देख सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी 9, 9 भी हो सकता है। बट अगर 9 से ऊपर रजिस्ट्रेशन हो तो देन ये स्टार्ट हो जाएगा ए से, सॉरी, ये हो जाएगा क्या आपका ए से जेड तक, ठीक है। तो ए से जेड तक का मतलब क्या हो गया, इधर 9 हो गया और इधर 26, मतलब टोटल 35 रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल है एक पैन के ऊपर। तो इट कैन बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और A to Z में कोई भी हो सकता है। तो जो भी डिजिट होगा उसका मतलब उतना इनका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है। क्लियर हुआ ये एंटिटी कोड। एंड उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद ये जी है, मतलब जीरो या ब्लैंक भी इसे कह सकते हैं। और उसके बाद जो कोड होता है ये अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं और न्यूमेरिक भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि न्यूमेरिक ही हो। इसका काम क्या होता है, ये एल्गोरिदम बेस्ड एक कॉन्सेप्ट है, जिससे क्या होता है कि ये जो जीएसटी नंबर है ये वैलिड है या नहीं है, ये इसी नंबर से ही फाइंड आउट होता है, ठीक है। जैसे आप टैली में जीएसटी नंबर देते हैं
तो कभी कभी क्या होता है, फॉर्मेट प्रॉपर होता है बट वो लिखता है कि दिस जीएसटी इज नॉट वैलिड। ठीक है, तो ये कैसे पता चलता है भाई? आप स्टेट कोड तो स्टेट कोड ही होगा, उसमें तो कोई चेंज हो नहीं सकता है। पैन भी आप वैलिड दे सकते हैं, अपना पैन दे दिए। एंटिटी कोड भी 1 हो सकता है, ब्लैंक तो जी होगा ये सबके लिए। बट ये लास्ट डिजिट है, इसी डिजिट के थ्रू ही हमारा पता चलता है कि हमारा जीएसटी नंबर वैलिड है या नहीं। So move to the next. So now this is registration threshold कि रजिस्ट्रेशन जब हम लोग करेंगे, रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड क्या है? ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होने के लिए एक लमसम, एक उनका बिजनेस टर्नओवर की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग ही रजिस्ट्रेशन होता है। तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं रेगुलर डीलर। ठीक है, रेगुलर डीलर की। तो यहाँ पर जीएसटी में क्या किया गया है, पूरे इंडिया को, अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज स्पेशल कैटेगरी स्टेट एंड सेकेंड वन इज नॉर्मल। ठीक है, स्पेशल है, नॉर्मल है। तो अगर हम लोग स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की बात करते हैं तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट में एग्रीगेट टर्नओवर। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज एग्रीगेट? कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाट इज एग्रीगेट? एग्रीगेट क्या होता है? यहाँ पर देखिए एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स, तो एग्रीगेट क्या होता है? टर्नओवर तो टर्नओवर हो गया। सो व्हाट इज एग्रीगेट टर्नओवर? टोटल सेल्स विथ जीएसटी डिडक्शन। देखिए अब मैं बताता हूँ क्या होता है। एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब, सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका सेल्स हो रहे हैं, जस्ट वेट, सेल्स। ठीक है, अब ये सेल्स दो तरीके से, दो चीजों पे होता है। एक हो गया आपका टैक्सेबल एंड दूसरा आपका हो गया एग्जेम्प्टेड। ठीक है, एग्जेम्प्टेड। सपोज आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें टैक्सेबल गुड्स भी बेच रहे हैं और एग्जेम्प्टेड गुड्स भी बेच रहे हैं, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आपका टोटल टैक्सेबल सेल कितना हो गया? तो सपोज कीजिए, मान लीजिए एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसका टोटल टैक्सेबल सेल है 5 लाख। ठीक है, और एग्जेम्प्टेड सेल्स भी है 5 लाख। तो टोटल कितना हो गया? 10 लाख हो गया, टोटल 10 लाख। so this 10 lakhs is aggregate turnover। ठीक है, अब ये देखा जाएगा कि जीएसटी में क्या थ्रेशोल्ड लिमिट है। अगर एग्रीगेट टर्नओवर की हम लोग बात कर रहे हैं एंड एग्रीगेट टर्नओवर इज 10 lakhs, अगर ये फुलफिल हो रहा है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि टैक्सेबल तो मेरा 5 ही लाख है, बाकी तो मेरा एग्जेम्प्टेड है, ये नहीं कह सकते हो। तो जितना भी आपका है टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्टेड, ये दोनों मिला के जो भी आपका टर्नओवर होगा उसे हम लोग एग्रीगेट टर्नओवर कहेंगे, और इन एग्रीगेट टर्नओवर के बेस पे ही आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन का थ्रेशोल्ड लिमिट सेट। सो नाउ दिस इज स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की बात करें तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में टोटल टर्नओवर हमारा कितना है? 10 लाख रुपए है। और अगर हम लोग रेस्ट ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए एग्रीगेट टर्नओवर है 20 lakhs। ठीक है, ये जीएसटी का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप नॉर्मल रेस्ट ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, नॉर्मल स्टेट्स की बात कर रहे हैं, अगर आप इससे बिलोंग करते हो तो आपका 20 lakhs, और अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में हैं तो आपका 10 lakhs का टर्नओवर होना चाहिए। ठीक है, बट इसमें कुछ सुधार किया गया है। ठीक है, इसमें जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है उसको मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, ये हटा देता हूँ। सो इसमें आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश आपका आ गया, और साथ में आपका असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एंड हिमाचल प्रदेश। तो दीज आर द स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। ठीक है, जो भी स्टेट्स है वो रेस्ट ऑफ इंडिया में आते हैं। सो ये रखा गया द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर सर्विस प्रोवाइडर। अब सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी क्या किया गया? 20 lakhs एंड 10 lakhs रखा गया। 20 lakhs फॉर नॉर्मल रेस्ट ऑफ इंडिया एंड 10 lakhs फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। एंड इसके साथ साथ एक और प्रोविजन किया गया है
1 अप्रैल 2019 में ही एक और प्रोविजन किया गया है, और वो प्रोविजन ये है कि स्टेट्स जो है वो स्वतंत्र हैं ये चुनने के लिए कि वो जीएसटी के लिमिट को 20 लाख रखना चाहते हैं या फिर 40 लाख रखना चाहते हैं। ठीक है, तो स्टेट्स के पास ये राइट्स है कि वो चूज कर सकता है कि वो एग्रीगेट टर्नओवर अपने स्टेट्स के लिए वो क्या रखेंगे, 20 लाख ही रखना है या 40 लाख रखना है। ठीक है, सो आज के डेट पे जो 20 लाख हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, आज के डेट पे ये क्या हो गया, 40 लाख हो गया। ठीक है, और ये जो 10 लाख है ये 10 का 20 लाख हो गया। बट इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कोई भी स्टेट चाहे तो उसको अगेन 10 लाख कर सकता है या फिर उसको 20 रख सकता है। ठीक है, इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट इज, सो नाउ अब हम बात कर रहे हैं कॉम्पोजिशन डीलर के लिए। यहाँ पे हम कॉम्पोजिशन डीलर को काफी एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि कॉम्पोजिशन डीलर का एक अलग से हम लोग सेशन रखेंगे, उसमें हम लोग कॉम्पोजिशन डीलर के बारे में बताएंगे। सो कॉम्पोजिशन डीलर के लिए अगर हम लोग स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की बात करें तो इनका जो था 75 लाख, एंड रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए इनको रखा गया था 1 करोड़। ठीक है, बट इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, और 1.5 करोड़, जो ये 1 करोड़ देख रहे हो इसको 1.5 करोड़ कर दिया गया है कि अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ सॉरी 1.5 करोड़ तक है तो आप जीएसटी में कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन कॉम्पोजिशन स्कीम इतना इजी नहीं है, हर एक बिजनेस के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके लिए भी कुछ शर्तें हैं, कुछ रूल्स हैं। ठीक है, सपोज कीजिए मेरा बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है, मेरा 50 लाख रुपए है टर्नओवर, तो मुझे तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, लेकिन एक कॉन्सेप्ट ये है कि मैं रेगुलर ना लेके मैं कॉम्पोजिशन ले लूं। बट कॉम्पोजिशन में अगर मैं जाना चाहता हूं तो मुझे कई सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या ध्यान में रखना पड़ेगा वो हम आगे बताएंगे कि क्या है। यहां तक क्लियर हो गया होगा? अब क्या कॉन्सेप्ट है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल फॉर अ टैक्सेबल पर्सन इंगेज्ड। कौन से ऐसे टैक्सेबल पर्सन है जो कि बिजनेस में इंगेज है बट वो कॉम्पोजिशन नहीं ले सकता? सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। अगर हम कोई भी गुड्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेचना चाहते हैं, लाइक क्या कौन कौन सा है, फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ठीक है, हम अगर इनके थ्रू अपना गुड्स बेचना चाहते हैं तो मैं जीएसटी में कॉम्पोजिशन स्कीम में हम रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते हैं। ओके, देन इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई। अगर हम अपना सामान, अपना गुड्स जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचना चाहते हैं तो हम जीएसटी में कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकते हैं। अगर मेरा काम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला या टोबैको है तो मैं जीएसटी में कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकता। अगर मैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और अ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन अगर मैं होता हूं तो उसमें भी मैं जीएसटी में कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकता। तो जीएसटी में कॉम्पोजिशन स्कीम लेने के लिए इन सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, अगर मैं कॉम्पोजिशन स्कीम ले लिया, अगर मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में आ गया तो मैं जीएसटी में टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता एट द टाइम ऑफ सेल, एंड साथ में मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं ले सकता। अगर मैं टैक्स कलेक्ट नहीं करूंगा तो इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मैं नहीं ले सकता। द डीलर कैन नॉट सप्लाई गुड्स नॉट टैक्सेबल अंडर जीएसटी सच एज अल्कोहल। अगर कोई ऐसा गुड्स है जो जीएसटी के अंडर में टैक्सेबल नहीं माना जाता, ठीक है, एग्जेम्प्टेड गुड की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसे गुड्स की बात कर रहा हूं जो जीएसटी में टैक्सेबल नहीं माना जाता। ठीक है, तो वैसे गुड्स का सप्लाई हम नहीं कर सकते हैं, जैसे कि अल्कोहल, जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो कॉम्पोजिशन स्कीम की बात करने में एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, कॉम्पोजिशन स्कीम में क्या आता है, नॉट एप्लीकेबल फॉर अ टैक्सेबल पर्सन इंगेज्ड।
अगर कोई भी ऐसा टैक्सेबल पर्सन है, वो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ठीक है, इनके थ्रू गुड्स अपना बेचना चाहते हैं, तो वो जीएसटी में कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकता। इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम, ध्यान में रखना होगा, कोई भी ऐसा पर्सन है जो आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, पान मसाला मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, या टोबैको मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेस में है, वो जीएसटी में कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकता है। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन जो है, वो भी जीएसटी में कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकता है। और अगर कोई बिजनेस कॉम्पोजिशन स्कीम ले लिया है, तो वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता है और इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्लेम नहीं कर सकता है। वो परचेस करेगा अगर जो भी रजिस्टर्ड डीलर है, अगर उससे परचेस करता है तो जीएसटी तो पे करना पड़ेगा उसको, बट वो क्लेम नहीं कर सकता इनपुट टैक्स क्रेडिट। द डीलर कैन नॉट सप्लाई गुड्स नॉट टैक्सेबल अंडर जीएसटी, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी बिजनेस है जो कि ऐसा कोई भी गुड्स डील कर रहा है जो कि जीएसटी के अंडर कवर नहीं होता है, सच एज अल्कोहल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट, वो कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकता है, ठीक है। देखिए, अगर टर्नओवर 20 लाख या 40 लाख जो भी एप्लीकेबल है उससे ऊपर है और 1.5 करोड़ के अंदर अंदर है, तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम में जा सकता है। बट जब भी वो कॉम्पोजिशन स्कीम में जाएगा तो उसको इन सब बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा जो अभी मैंने बोला है, ठीक है। अगर 20 लाख से अबव टर्नओवर है या 40 लाख से अबव टर्नओवर है, तो वो उसको तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, चाहे वो रेगुलर में ले या कॉम्पोजिशन में ले। बट ध्यान में ये रखना है कि अगर वो कॉम्पोजिशन में जाना चाहता है तो उसको इन सब बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। सो एप्लीकेबल फॉर ऑल ट्रांजेक्शन अंडर द पैन, तो पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन जीएसटी में होगा कॉम्पोजिशन स्कीम में, तो ये चीज है ध्यान में रखना होगा, पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन, ओके। मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर, कॉम्पोजिशन स्कीम में कोई अगर मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर है तो उसके लिए कॉम्पोजिशन स्कीम में जीएसटी 1% है। तो जीएसटी 1% का मतलब जो भी वो सेल करेगा उसका 1% उसको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, आंख बंद करके, मतलब इसमें कोई भी सोचना नहीं है। तो मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर के लिए 1% इज फिक्स। सप्लायर ऑफ फूड और ड्रिंक फॉर ह्यूमन कंजम्पशन लाइक रेस्टोरेंट सर्विस, उसमें 5% इनका फिक्स है। अगर कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है और वो सप्लायर ऑफ फूड्स और ड्रिंक फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, तो 5% उसको गवर्नमेंट को जीएसटी देना पड़ेगा। तो 5% का मतलब क्या हो गया, 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी, ओके। एंड अदर सर्विस प्रोवाइडर, अगर कोई और सर्विस प्रोवाइडर है तो सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी जीएसटी एप्लीकेबल है, तो उनके लिए 6% रखा गया है कॉम्पोजिशन रेट, 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी। So composition taxpayer to pay GST on a quarterly basis, ठीक है, क्वार्टरली बेसिस जीएसटी पे करना होता है, मंथली नहीं है, बट फाइल रिटर्न एनुअली, जीएसटी का जो रिटर्न फाइल होगा वो साल में एक बार करना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ राहत कहाँ पर है, उसको यहाँ पर है, क्योंकि वो क्वार्टरली जीएसटी पेमेंट करेगा और साथ में इसका रिटर्न फाइलिंग जो होगा वो ईयरली होगा, ठीक है। नीचे वाला लाइन एक बार समझ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। The composition scheme for service provider gives an option to taxpayer rendering services having aggregate annual turnover up to ₹50 lakhs, ठीक है। so यहाँ पर एक चीज है, अगर सर्विस प्रोवाइडर है और सर्विस प्रोवाइडर का टर्नओवर अगर 50 लाख रुपए तक का ईयरली टर्नओवर, तो वो कॉम्पोजिशन दे सकता है और उसके ऊपर
जो जीएसटी रेट एप्लीकेबल होगा वो 6% के रेट से होगा। बट 50 लाख से ऊपर है तो वो कॉम्पोजिशन में नहीं जा सकता अगर सर्विस प्रोवाइडर है तो। दूसरे बिजनेस के लिए तो 1.5 करोड़ तक है, बट सर्विस प्रोवाइडर के लिए 50 लाख रुपए का टर्नओवर रखा गया है। अगर 50 लाख रुपए तक का टर्नओवर है तो उस केस में वो क्या कर सकता है, कॉम्पोजिशन में जा सकता है। बट वो कॉम्पोजिशन में जाएगा तो उसको 6% का जीएसटी रेट देना पड़ेगा ओवरऑल सर्विस सेल के ऊपर। ओके, सो इज इट क्लियर कॉम्पोजिशन स्कीम? Okay, so move to the next. कुछ ऐसे भी बिजनेस है जिसके लिए मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है रेगुलर डीलरशिप पे। ठीक है, चाहे आपका टर्नओवर 1 रुपए हो, 100 रुपए हो, या 1 करोड़ या 10 करोड़, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर टर्नओवर का कोई मतलब नहीं है। बट अगर आप ऐसा कोई बिजनेस कर रहे हैं जो कि टैक्सेबल पर्सन कैरिंग ऑन इंटर स्टेट सप्लाई, अगर आप अपना सामान एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचना चाहते हो तो आपको रेगुलर डीलर्स में आपको रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा फर्स्ट, चाहे आपका टर्नओवर कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है। पर्सन्स रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टीडीएस, ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो टीडीएस डिडक्ट करता है या टीडीएस डिडक्ट कर रहा है, तो वैसे बिजनेस अगर कोई भी गुड सप्लाई करेगा तो उसमें उसके केस में क्या होगा, उसको रजिस्ट्रेशन कर लेना पड़ेगा जीएसटी में एज ए रेगुलर डीलर। एजेंट्स सप्लाइंग ऑन बिहाफ ऑफ टैक्सेबल पर्सन, अगर जैसे कभी कभी क्या होता है, कोई भी बिजनेस होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो क्या करता है, अपना गुड्स किसी एजेंट को देता है या आउटसोर्स कर देता है कि भाई तुम ही बेचना। ठीक है, तो अगर कोई भी टैक्सेबल पर्सन है वो अपना गुड्स किसी एजेंट के थ्रू सप्लाई कर रहा है तो उस एजेंट को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा कैजुअल एंड नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, कोई भी अगर एनआरआई है, वो कोई भी बिजनेस करना चाहता है तो उसके लिए उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सेलर्स ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सेलर्स ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, अगर कोई भी ऐसा बिजनेस है जो मतलब एक से अधिक स्टेट्स में उनका बिजनेसेस होते हैं और साथ में वो सेल एंड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं एक साथ, तो उस केस में उनको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटा रिट्रीवल सर्विसेज, कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन और डेटा रिट्रीवल सर्विसेज में है उनको जीएसटी में लेना होगा। बिजनेस लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, कोई भी ऐसा बिजनेस है जो रिवर्स चार्ज के अंडर पे जीएसटी पे करते हैं उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। और ई कॉमर्स ऑपरेटर को। तो इतने बिजनेसेस हैं जिसमें अगर ऐसा बिजनेसेस है ये, अगर उनका टर्नओवर कुछ भी हो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। ओके, सो जीएसटी में क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट है एचएसएन कोड मेंटेन करना और सैक कोड मेंटेन करना। क्या होता है, सो हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कोड होता है। इट इज एन इंटरनेशनल एडॉप्टेड commodity description and coding system developed by the World Custom Organization। ठीक है, so ये HSN कोड किसने डेवलप किया, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया हुआ है फॉर आइडेंटिफाइंग द गुड्स। ठीक है, क्योंकि हर कंट्री में गुड्स के अलग अलग नाम हो सकते हैं तो उनको आइडेंटिफिकेशन इस HSN कोड के बेस पे ही उनको किया जाता है। तो जीएसटी में भी HSN कोड को रखा गया है। अगर टर्नओवर आपका 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच है तो आपका HSN कोड 2 डिजिट का होगा, आपको 2 डिजिट HSN कोड मेंटेन करना होगा। और अगर आपका टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ से 5 करोड़ से ऊपर का अगर टर्नओवर है तो उस केस में 4 डिजिट HSN कोड मेंटेन करना है। और अगर आप 8 डिजिट मेंटेन कर रहे हैं तो इसका मतलब आप एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का काम भी कर रहे हैं।
ठीक है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में 8 डिजिट तक HSN कोड मेंटेन करना होता है। ठीक है, अगर हम सर्विस अकाउंटिंग कोड की बात करें तो फर्स्ट 2 डिजिट जो होता है वो 99 आर कॉमन फॉर ऑल सर्विसेज। तो 99 से स्टार्ट होगा कोई भी अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट 2 डिजिट जो होता है रिप्रेजेंट द मेजर नेचर ऑफ सर्विसेज। ठीक है, एंड लास्ट 2 डिजिट रिप्रेजेंट द डिटेल्ड नेचर ऑफ सर्विसेज। मतलब फर्स्ट स्टार्ट विथ 99। ठीक है, ये हर एक सर्विस के लिए कंपलसरी है, 99 होगा। उसके बाद का जो 2 डिजिट्स होता है, ठीक है, सपोज हमने ये 22 ले लिया, ये 22 जो होता है वो नेचर सर्विस नेचर को, सर्विस के जो नेचर है उसको डिफाइन करता है। और बाकी के लास्ट 2 डिजिट्स जो है वो उसके डिटेल, जो उसके जो सर्विस प्रोवाइड हो रहा है उसका डिटेल को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, ये HSN कोड हो गया। इनवाइजिंग की बात करें तो 2 तरीके से इनवाइजिंग होता है, एक हो गया टैक्स इनवॉइस और एक हो गया आपका बिल ऑफ सप्लाई। टैक्स इनवॉइस को हम लोग ई इनवॉइस भी कह सकते हैं, एक आपका टैक्स इनवॉइस या इनवॉइस हो गया या बिल ऑफ सप्लाई हो गया। ठीक है, टैक्स इनवॉइस कौन रेज कर सकता है? रेगुलर डीलर जो कि टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करता है। रेगुलर डीलर टैक्स इनवॉइस कौन इशू करता है? रेगुलर डीलर। ठीक है, रेगुलर डीलर और साथ में रेगुलर डीलर के साथ टैक्सेबल गुड्स। अगर रेगुलर डीलर टैक्सेबल गुड्स अगर सप्लाई कर रहा है तो उसमें क्या इशू करेंगे? ये टैक्स इनवॉइस। ओके, देन हम लोग बात कर रहे हैं बिल ऑफ सप्लाई। तो बिल ऑफ सप्लाई में कौन होता है? बेसिकली कॉम्पोजिशन डीलर जो है बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं। और ऐसा कोई भी गुड्स जो एक्सेम्प्टेड गुड्स है उसके सप्लाई के लिए बिल ऑफ सप्लाई इशू किया जाता है। ओके, इसके अलावा कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स हैं जीएसटी में, लाइक डेबिट नोट, सप्लीमेंट्री इनवॉइस, क्रेडिट नोट। ठीक है, ये सारे भी जीएसटी में डॉक्यूमेंट्स माने जाते हैं। ठीक है, सो किसी भी इनवॉइस में मैंडेटरी कंपोनेंट्स क्या होना चाहिए? रिवाइज इनवॉइस और सप्लीमेंट्री इनवॉइस, नेम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, जीएसटी नंबर ऑफ द सप्लायर, सीरियल नंबर, डेट, ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई, taxable value of the goods or services. If the recipient is registered, name, address, GSTN, ID number, it is required. Name, address of the recipient and address of delivery with the state name and code. Okay, signature or digital signature of the supplier. तो ये एक किसी भी इनवॉइस में या परफॉर्मा इनवॉइस या रिवाइज इनवॉइस में ये कंपोनेंट होना चाहिए। ओके, इसके अलावा रिसीव वाउचर भी हम लोग एज ए जीएसटी में एक एविडेंस मानते हैं या एक मतलब डॉक्यूमेंट मानते हैं। अगर एडवांस रिसिप्ट हो रहा है, एडवांस रिसिप्ट के केस में हम इसको एज ए डॉक्यूमेंट अंडर जीएसटी हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं। ओके, टिल दिस पॉइंट एनी डाउट? रिसीट वाउचर, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट जो हमने डिस्कस किया, या फिर टैक्सेबल इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई। ठीक है, ओके। Now next is input credit setup. टैक्स इनवॉइस एंड बिल ऑफ सप्लाई। देखिए, टैक्स इनवॉइस क्या होता है? वैसे इनवॉइस होते हैं जो कि गुड्स जब हम सप्लाई करते हैं, मतलब एक अगर रेगुलर डीलर, अगर हमारा कोई भी रेगुलर डीलर है, जैसे यहाँ पर मैं बताता कि रेगुलर डीलर अगर वो टैक्सेबल गुड्स
ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई कर रहा है, तो उसमें टैक्स इनवॉइस वो रेज करेगा। ठीक है। एंड अगर हम लोग बात करें बिल ऑफ सप्लाई, तो बिल ऑफ सप्लाई के लिए क्या होगा? बिल ऑफ सप्लाई के लिए बिल ऑफ सप्लाई कौन रेज करता है? एक तो कॉम्पोजिशन डीलर, ठीक है, कॉम्पोजिशन डीलर, कॉम्पोजिशन डीलर, क्योंकि कॉम्पोजिशन डीलर टैक्स चार्ज नहीं करेगा तो वो क्या करेगा? बिल ऑफ सप्लाई रेज करेगा। या फिर रजिस्टर्ड डीलर भी अगर एग्जेम्प्टेड गुड्स सप्लाई करेगा तो उस केस में बिल ऑफ सप्लाई ही रेज करेगा। ओके, तो उसे हम लोग टैक्स इनवॉइस नहीं कहेंगे। आई थिंक इट्स क्लियर। Okay, so now we'll discuss about input tax credit. इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है एंड इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, देख लेते हैं। तो अगर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है कि आपके पास पोजीशन ऑफ टैक्स इनवॉइस, आपके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, या फिर डेबिट या क्रेडिट नोट होना चाहिए, या सप्लीमेंट्री इनवॉइस होना चाहिए इशूड बाय ए सप्लायर। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद इन डॉक्यूमेंट में जो भी गुड्स दिया हुआ है वो या सर्विसेज लिखा हुआ है वो आपको रिसीव हो जाना चाहिए। रिटर्न्स जो है वो टाइम टू टाइम फाइल होना चाहिए। टैक्स चार्ज हैज बीन पेड टू द गवर्नमेंट। और इनपुट क्रेडिट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए आपको जो भी टैक्स आपका होता है वो गवर्नमेंट को पे हो जाना चाहिए। ठीक है। एंड फाइनली मैचिंग ऑफ इनवॉइस होना चाहिए। मैचिंग ऑफ इनवॉइस का मतलब क्या है? आप जो भी इनवॉइस रेज कर रहे हैं, सपोज यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ए है, ए ने बी को बिल रेज किया। ठीक है, ए ने बी को बिल रेज किया। अब ए ने इसी बिल को पोर्टल में अपडेट किया, तो हम यहाँ पर पोर्टल की बात कर रहे हैं। पोर्टल में अपडेट किया। ठीक है, अब इसी पोर्टल में बी ने भी इनसे जो बिल मिला उसको रेज यहाँ पर अपडेट किया पोर्टल में। बी ने भी पोर्टल में अपडेट किया, ए ने भी किया, बी ने भी किया सेम बिल को। बट कभी कभी क्या होता है, जब पोर्टल में इसको अपलोड किया जाता है तो हो सकता है कुछ ना कुछ एरर हो जाए। तो उस केस में होगा क्या कि ए ने जो बिल रेज किया और बी ने जो बिल रेज किया उन दोनों के बीच में मिसमैच हो जाता है। तो अगर मिसमैच होगा तो इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो इनको आपको क्या करना होता है? मैच करना होता है, जिसे हम लोग रिकंसिलिएशन कहते हैं। ठीक है, सो मैचिंग ऑफ इनवॉइस होना जरूरी है। ओके, सो इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी आप क्लेम कर सकते हैं अगर आपके पास इंटीग्रेटेड टैक्स की लाइबिलिटी इनपुट टैक्स क्रेडिट है। तो इस क्रेडिट को आप किसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं? सबसे पहला जो एडजस्ट होगा ये लाइबिलिटी के साथ एडजस्ट होगा। अगर इसके बाद भी कुछ बच जाता है तो फिर सेंट्रल टैक्स, और उसके बाद भी बचता है तो स्टेट टैक्स या यूनियन टैक्स के साथ हम एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हम सेंट्रल टैक्स का बात करें तो पहले हम सेंट्रल टैक्स की लायबिलिटी के साथ एडजस्ट करेंगे, फिर उसके बाद अगर कंप्लीट नहीं होता है तो इंटीग्रेटेड टैक्स के साथ एडजस्ट करेंगे। और अगर हम स्टेट टैक्स की बात करें तो उसे स्टेट टैक्स या यूनियन टेरिटरी टैक्स के साथ एडजस्ट करेंगे, और उसके बाद हम इंटीग्रेट बचेगा तो इंटीग्रेटेड टैक्स के साथ एडजस्ट हम कर सकते हैं। तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट का सेट ऑफ एडजस्टमेंट है। ओके, ये क्लियर हुआ। इंटीग्रेटेड टैक्स का इंटीग्रेटेड टैक्स के साथ एडजस्ट होगा, और अगर कुछ बच जाता है तो सेंट्रल टैक्स के साथ हम एडजस्ट कर सकते हैं। सेंट्रल टैक्स का सेंट्रल टैक्स के साथ एडजस्टमेंट होगा, बचेगा, फिर इंटीग्रेटेड टैक्स के साथ, और स्टेट टैक्स का स्टेट टैक्स के साथ अगर बचता है तो फिर इंटीग्रेटेड टैक्स के साथ हम एडजस्ट करेंगे। ओके, so now GST payment timeline. So regular monthly return filers 20th of the subsequent month इनको GST पेमेंट करना होता है।
इनपुट टैक्स क्रेडिट को जब हम टैली में करेंगे ना, तो उसमें और भी हम लोग क्लियर से समझ लेंगे, ठीक है। तो हम टैली में इसको फिर से रिपीट कर देंगे, ठीक है। तो अगर हम जीएसटी पेमेंट की बात करें तो दो तरीके से हम जीएसटी पेमेंट कर सकते हैं। जीएसटी पोर्टल ऑनलाइन मोड, ठीक है, ऑनलाइन मोड से हम पेमेंट कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट और डेबिट कार्ड, एनईएफटी और आरटीजीएस के थ्रू, या फिर हमारे पास दूसरा है ओवर द काउंटर ऑफलाइन मोड। ऑफलाइन मोड के थ्रू भी हम जीएसटी पेमेंट कर सकते हैं, जिसमें कैश, चेक या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू हम जीएसटी को जमा कर सकते हैं, ठीक है। So to generate and file GST returns like GSTR1 and GSTR3 details in Tally. GSTR1 contains the detail of outward supply. GSTR1 क्या आपको कंटेन करता है? आउटवर्ड सप्लाई मतलब सेल्स की डिटेल्स। GSTR3 भी एन इंटरिम रिटर्न टू बी फाइल्ड मंथली, ये एक इंटरिम रिपोर्ट है जो कि हर महीने आपको फाइलिंग करना पड़ता है। Internet connectivity is required for uploading the JSON or downloading the offline tools and filing return. So internet connectivity की requirement है किस चीज के लिए? JSON फाइल को डाउनलोड करने के लिए एंड ऑफलाइन टूल को, ठीक है। Microsoft Office is required for exporting data to the offline tools and it is recommended to use MS Excel 2007 और later version, ठीक है। तो ये सब बेसिक क्राइटेरिया है रिटर्न फाइल करने के लिए। तो अगर हम जीएसटी रिपोर्ट्स एंड रिटर्न की बात करें तो हमारे पास जीएसटीआर जो रिटर्न्स हैं वो जीएसटीआर1, जीएसटीआर2A, जीएसटीआर2B, जीएसटीआर2, जीएसटीआर1, जीएसटीआर3B एंड जीएसटीआर9, इतने सारे रिटर्न्स हैं, जिसमें से जीएसटीआर2A एंड 2B इज ऑटो पॉपुलेटेड। 2A एंड 2B इज ऑटो पॉपुलेटेड मतलब ये अपने आप जनरेट होता है, इसको जनरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। GSTR2 रिटर्न है बट इसको फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अभी तक इसको फाइल करने के लिए कोई भी ऑर्डर नहीं है। GSTR1 है, ठीक है, ये करेक्शन के लिए होता है, अगर कुछ मिसमैच होता है तो उसके लिए GSTR1 पे हम करेक्शन करते हैं। एंड GSTR3 इज मंथली जीएसटी पेमेंट। GSTR पेमेंट ये एक इंटरिम रिपोर्ट है, इसमें जो भी हम इनपुट क्रेडिट होता है उसी को ही हमारा फाइनल इनपुट क्रेडिट माना जाता है, उसी के बेस पर हम इनपुट क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। And GSTR9 is annual GST payment return. Okay. Any doubt in returns? Okay, so my question is, can anyone explain what is the difference between 2A and 2B? 2A and 2B क्या होता है GSTR? To get ITC, we need to check GSTR 2B. Okay, to view purchase, we can see GSTR 2A. Okay. और कुछ? देखिए पहले क्या था, GSTR 2A था, 2B को बाद में लॉन्च किया गया। 2A जो है वो हमारा डायनेमिक है और 2B जो है हमारा स्टैटिक बेस्ड है। डायनेमिक एंड स्टैटिक बेस्ड क्या है? डायनेमिक एंड स्टैटिक में ये होता है, जैसे 2A जो है वो हमारा क्या है, डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब ये हो गया कि जब भी हम लोग GSTR 1 हम लोग फाइल करेंगे,
ठीक है, वो किसी भी डेट पे जीएसटी 2A ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। बट 2B जो है वो एक डेट स्पेसिफिक है, ठीक है। डेट स्पेसिफिक मतलब इस मंथ जो भी मान लीजिए हमारा जीएसटी हम फाइल कर रहे हैं 11th ऑफ, जैसे ये जनवरी मंथ है, अगर हम बात करें फरवरी की, तो फरवरी 11 से लेके, ठीक है, एंड मार्च के 11th और 10 तक जो भी हम डिटेल करेंगे वो 2B में आएगा। ठीक है, जो भी 11 से लेके फरवरी 11 से लेके मार्च के 10 तक या 11 तक जो भी हम रिटर्न करेंगे, जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे, वो रिफ्लेक्ट किस में होगा, वो जीएसटीआर 2A में तो होगा ही होगा, साथ में 2B में भी होगा। और 11th के बाद से जो है वो फिक्स हो जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद उस 2B में कोई भी और ऐड नहीं हो सकता। उसके बाद जो भी हम रिटर्न फाइल करेंगे उसके लिए एक नया 2B जनरेट होगा। तो इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर 2A के बेस पे अगर हम अपना क्लेम देखते हैं, इनपुट क्रेडिट देखते हैं, तो हमें इसको रिकंसाइल करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, हर बार रिकंसाइल करना पड़ता है क्योंकि ये डायनेमिक है, इसमें टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं। बट टू बी बिकॉज इट इज एक पीरियोडिक बेस होता है, ये फिक्स हो जाता है, तो इस वजह से इसको हमें रिकंसाइल करने की जरूरत नहीं है। इस वजह से इसमें जो भी हमारा आईटीसी अवेलेबल है उसको हम लोग डायरेक्ट हम लोग क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, 2A को रिकंसाइल करना पड़ता है, जरूरी है, 2B को रिक्वायरमेंट नहीं है। इज इट क्लियर हो गया क्या है? ओके, तो नेक्स्ट इज जो इम्पोर्टेंट हमारा है वो क्यूआरएमपी स्कीम है। ठीक है, किसी ने शायद जीएसटी 2A के बारे में पूछा था, 2A क्या होता है? तो जीएसटीआर 2A क्या है? जो भी आप जीएसटीआर 1 आप सबमिट करते हैं, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज, जो भी हम 1 करते हैं, इट इज ऑटो पॉपुलेट डिटेल इन इनवर्ड सप्लाईज मेड अवेलेबल टू द रेसिपिएंट ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉम जीएसटीआर 1 फर्निश्ड बाय द सप्लायर। जैसे हम जीएसटीआर 1 सबमिट करते हैं, जीएसटीआर 2A ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेट हो जाता है, जो भी हमारे सप्लायर है उनके पास ये ऑटोमेटिकली अपडेट होके आ जाता है। तो ये जो भी होता है जीएसटीआर 2A जीएसटीआर 1 के बेस पे ही होता है। तो सपोज कीजिए हमने गुड सेल किया, हम गुड सेल कर रहे हैं, तो हम जीएसटीआर 1 अपलोड करेंगे। ठीक है, अच्छा, जीएसटीआर 1 है, इट इज अगर कोई भी जीएसटी में आपको मिसमैच होता है तो 1A को हम लोग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई दैट एडेड करेक्टेड डिलीटेड बाय द रेसिपिएंट। अगर ये एग्जेम्प्टेड गुड्स है तो बिल ऑफ सप्लाई। सो नाउ क्यूआरएमपी स्कीम की बात करते हैं हम लोग। सो दिस इज क्वार्टरली रिटर्न्स एंड मंथली पेमेंट स्कीम। ठीक है, एक बार क्यूआरएमपी स्कीम समझ लेते हैं। एग्जेम्प्टेड गुड्स और 0% डिफरेंस क्या है रेगुलर डीलर वाले के का? देखिए होता क्या है, एग्जेम्प्टेड गुड्स जो होता है, एग्जेम्प्टेड गुड्स का मतलब क्या हो गया, जीएसटी के अंडर वो एग्जेम्प्टेड है। मतलब जीएसटी में कहा गया कि ये सारे गुड्स जो है, सपोज कीजिए हम यहाँ पर मान लेते हैं कि वेजिटेबल, ठीक है, वेजिटेबल जो है, अब जब भी जीएसटी में रेट डिफाइन होता है तो रेट डिफाइन में क्या होता है, सारे कमोडिटी सारे गुड्स को देखा जाता है, तो उसमें बोला जाता है कि वेजिटेबल है, रॉ वेजिटेबल, इट इज एग्जेम्प्टेड। ठीक है, एग्जेम्प्टेड मतलब क्या है कि जीएसटी तो एप्लीकेबल है बट जीएसटी के अंदर ये एग्जेम्प्टेड है। मतलब अगर आप इसको सेल करोगे तो कोई भी टैक्स इसके ऊपर नहीं लगेगा। ठीक है, मतलब जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, तो ये 0% भी हम कह सकते हैं, एग्जेम्प्टेड हो गया ये। तो उस केस में क्या है कि भाई अगर टैक्सेबल कोई सप्लायर है तो उस केस में अगर इसको बिल देगा तो वो टैक्स इनवर्स रेज नहीं कर सकता क्योंकि टैक्स एप्लीकेबल ही नहीं है, तो वो 0% रेट देगा। ठीक है, बट अगर कोई भी गुड्स जो कि जीएसटी में उसने टैक्सेबल गुड्स परचेज किया है, टैक्सेबल गुड्स परचेज किया है,
और वो ऐसे जगह पे सेल कर रहा है जहां पर वो टैक्स चार्ज ही नहीं कर सकता, तो वो तो फिर टैक्स इनवॉइस दे नहीं सकता, क्योंकि टैक्स ही नहीं चार्ज हो रहा, तो टैक्स इनवॉइस कैसे देगा वो। तो अगेन उस केस में बिल ऑफ सप्लाई यूज होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वार्टरली रिटर्न एंड विथ मंथली पेमेंट, क्यूआरएमपी स्कीम। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाला है, क्वार्टरली रिटर्न, क्वार्टरली आप रिटर्न फाइल करो, एंड मंथली, बट जीएसटी मंथली पेमेंट करो। ठीक है, एक स्कीम निकाल दिया है। ये उनके लिए है जिनका टर्नओवर अप टू 5 करोड़, ध्यान में रखिएगा, अप टू 5 करोड़ है, 5 करोड़ रुपीस है, मतलब नॉट मोर देन 5 करोड़, अप टू 5 करोड़ है। उनके लिए क्या है, क्यूआरएमपी स्कीम निकाल दिया है। ठीक है, अब क्यूआरएमपी स्कीम निकालने से क्या हो गया कि भाई जो भी बिजनेस इस स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड होगा उसको जीएसटी मंथली पेमेंट करना होगा, बट रिटर्न जो है वो क्वार्टरली फाइल करना होगा, जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3 भी रिटर्न क्वार्टरली बेसिस। ठीक है, eligibility, all taxpayer whose aggregate annual turnover pan based up to rupees 5 crore in the current financial year and the preceding financial year if applicable and have already filed their last due from GST 3B returns are eligible for the QRMP scheme. ठीक है, जीएसटी में रेगुलर डीलर है, आपने लास्ट जीएसटी 3B रिटर्न फाइल कर चुके हैं और आपका टर्नओवर अगर 5 करोड़ तक ही है तो आप क्यूआरएमपी स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर अप्लाई कर दिया, आपको क्यूआरएमपी स्कीम मिल गया, तो आपको जीएसटी मंथली पेमेंट करना होगा एंड रिटर्न आपका क्वार्टरली जाएगा। ओके, so QRMP scheme is not available to every taxpayer, सबके लिए अवेलेबल नहीं है। The QRMP scheme can be availed only by those taxpayers who are liable to file form GSTR 1 and GSTR 3B। तो ऐसे टैक्सपेयर जिनको GSTR 1 और GSTR 3B भरना है, सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, returns can be opted by registered taxpayer, normal taxpayer, SEZ developer, SEZ unit, taxpayers who have opted out of composition scheme, person applying for a fresh registration as a normal taxpayer। अगर ऐसा कोई भी रजिस्टर्ड टैक्सपेयर है, कोई भी रजिस्टर्ड टैक्सपेयर जो एसीजेड डेवलपर भी हो सकता है या एसीजेड यूनिट में भी हो सकता है, या फिर टैक्सपेयर हु ऑप्टेड आउट फॉर कंपोजिशन स्कीम, जो कंपोजिशन स्कीम को छोड़ चुका है और नॉर्मल रिटर्न पे, नॉर्मल रेगुलर डीलरशिप पे आ गया है, और पर्सन अप्लाइंग फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन, अगर कोई नया बिजनेस खोल रहा है, नया रजिस्ट्रेशन कर रहा है, तो उनके लिए भी ये स्कीम अवेलेबल है। ठीक है, the scheme is not available for taxpayer whose annual aggregate turnover is more than 5 करोड़। तो 5 करोड़ से ज्यादा अगर किसी का होगा तो वो अप्लाई नहीं कर सकता है। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन और भी है जिसे हम लोग कहते हैं IFF। IFF, what is IFF? Invoice Furnishing Facility। so IFF क्या है, QRMP स्कीम के लिए एप्लीकेबल है, so it is not a compulsory। इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी एक ऐसा ऑप्शन है जो क्यूआरएमपी स्कीम के लिए एप्लीकेबल है, बट इट इज नॉट ए कंपलसरी फॉर क्यूआरएमपी स्कीम ऑल्सो। इस स्कीम में ये होता है कि आप जो भी अपना इनवॉइसेस है आईएफएफ फीचर के थ्रू पोर्टल में अपलोड कर सकते हैं, अपलोड इन पोर्टल। अब इसका क्या रिक्वायरमेंट पड़ा, तो अपलोड इन पोर्टल में क्या है, मान लीजिए कि भाई जो भी इनसे परचेस करेगा, जो भी इनसे परचेस करेगा गुड्स, ठीक है, सपोज वो रेगुलर डीलर है, आईएफएफ मैं बता रहा हूँ, आईएफएफ इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। ये इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी क्या है, होता क्या है कि सपोज कीजिए, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ, ए है जो कि क्यूआरएमपी स्कीम में है, ये है क्यूआरएमपी इस स्कीम में है, ठीक है, ए, और एक है बी, ये नॉर्मल है, नॉर्मल या रेगुलर डीलर है। अब बी ने ए से परचेज किया, ठीक है, बी ने ए से परचेज किया, अब ए जो है वो तो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेगा ना, बट बी ने तो परचेज किया, तो बी को तो इनपुट क्रेडिट लेना है सेम मंथ का, अगले महीने में।
तो बी कैसे लेगा? तो इसमें ये भी है कि ए अगर कोई भी सेल कर रहा है तो ए क्या करेगा, आईएफएफ फैसिलिटी के थ्रू अपना इनवॉइस पोर्टल में अपलोड करता रहेगा, जिससे क्या हो कि बी को जो है अपना रिटर्न अपना इनपुट क्रेडिट मिलता रहे। तो ये आईएफएफ फैसिलिटी है, और आईएफएफ फैसिलिटी में एक महीने में 50 लाख रुपए तक का ही इनवॉइस अपलोड किया जा सकता है, ठीक है, नॉट मोर देन 50 lakhs। ओके, क्लियर हुआ? आईएफएफ, आईएफएफ एक इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी है, जिसके थ्रू क्यूआरएमपी स्कीम के जो भी डीलर्स होंगे, जो क्यूआरएमपी स्कीम लिए होंगे, वो अपना इनवॉइसेस जो है पोर्टल में अपलोड कर सकते हैं आईएफएफ फीचर के थ्रू, जिससे क्या है कि जो भी उनसे खरीदते हैं उनको इनपुट क्रेडिट टाइम टू टाइम मिलता रहे, क्योंकि जब तक ए अपना रिटर्न नहीं फाइल करेगा तब तक बी अपना इनपुट क्रेडिट नहीं ले सकता। रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, तो ये तो रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है, तो क्या कर सकता है, अपना बिल जो है, अपना इनवॉइसेस जो है वो अब पोर्टल में अपलोड कर सकता है क्यू इफ आईएफएफ फीचर के थ्रू। इज इट क्लियर? ओके, तो लेट्स मूव टू द टैली। हम टैली में आते हैं और कुछ ट्रांजेक्शन्स करके देखते हैं, और साथ में उसके इनपुट क्रेडिट एडजस्टमेंट करते हैं, और साथ में जीएसटी पेमेंट करके देखते हैं। ओके, सो टैली पे आगे हम क्रिएट कंपनी करते हैं। नेशनल ट्रेडिंग कंपनी, ये नाम से हमने कंपनी ओपन किया। स्टेट इज कर्नाटका रख लेते हैं। ओके, बाकी सारे इंफॉर्मेशन एज इट इज रख लेते हैं, एंड एक्सेप्ट। एंड इसके बाद हम यहाँ पर जीएसटी को सेटअप करते हैं, ठीक है। जीएसटी सेटअप कर्नाटक रेगुलर। जीएसटी नंबर यहाँ से हम ले लेते हैं, ओके। पीरियडिसिटी ऑफ जीएसटी और 1, इट शुड बी मंथली, हम मंथली रख लेते हैं। 50 लाख बिलो टर्नओवर नहीं है। आईएफएफ फीचर के थ्रू 50 लाख रुपए तक का ही इनवॉइस हम अपलोड कर सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। 50 लाख से ऊपर एक महीने के लिए, सिर्फ एक महीने का जो टोटल बिल वैल्यू है वो 50 लाख रुपए तक का ही हम अपलोड कर सकते हैं, अगर हम क्यूआरएमपी स्कीम लिए हुए हैं और हम आईएफएफ फीचर को यूज कर रहे हैं तो। ओके, सो हम यहाँ पर सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स, इस ऑप्शन को यस करते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पे हम इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट ले लेते हैं, एंड यहाँ पे एचएसएन कोड हमने रख लिया 8442, दिस इज टैक्सेबल एंड 18%। ओके, ये हमने रेट यहाँ पर डिफाइन कर लिया। बाकी के जो फीचर्स है ये हम लोग आगे के जो भी सेशन रखेंगे एडवांस ट्रांजेक्शन ऑन टैली, उसमें हम लोग इन सारे फीचर्स को सीखेंगे। इसको मैं अभी एज इट इज रख लेते हैं, बाकी कुछ और नहीं करते हैं। हमने सिर्फ यहाँ पर जीएसटी को एक्टिवेट किया है, ठीक है। कर्नाटका स्टेट रखा है, रेगुलर डीलर, जीएसटी नंबर यहाँ पर दिया हुआ, ओके, मंथली। एंड उसके बाद हमने सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स ऑप्शन को यस करके हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, एचएसएन कोड एंड उसका जीएसटी रेट प्रोडक्ट का हमने डिफाइन कर लिया 18%, एंड एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद हम इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, कुछ मास्टर्स क्रिएट करना है, तो हम सारे मास्टर्स क्रिएट कर लेते हैं। पहले क्रिएट में गए, लेजर, ठीक है, परचेज, अंडर परचेज अकाउंट, ओके,
जीएसटी एप्लीकेबल, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल नो, और यहाँ पर गुड्स रख लेते हैं। एक सेल्स हम बना लेते हैं, सेल्स अकाउंट नॉट एप्लीकेबल, गुड्स। पीरियडिसिटी मंथली हमने रखा है, ठीक है। परचेज सेल हमने बना लिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ पार्टी लेजर क्रिएट करेंगे। एवी लिमिटेड, एवी लिमिटेड ये हमारे क्रेडिटर्स है। हमने यहाँ पर क्रेडिटर्स ब्रैकेट में दे दिया, इसे समझ में आ जाए। सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये कर्नाटक के ही है। रेगुलर डीलर, जीएसटीएन नंबर हम इनके लिए भी रख लेते हैं। ओके, एक्सेप्ट सूर्या टेक्नोलॉजीज, सन्डी डेटर, ये भी कर्नाटका रेगुलर, एंड इसके लिए भी एक जीएसटीएन नंबर ले लेते हैं। ठीक है, राज ट्रेडर्स, ये सन्डी क्रेडिटर्स, इसके साथ हम लिख लेते हैं सन्डी क्रेडिटर्स, ये हमारे क्रेडिटर्स हैं। सन्डी क्रेडिटर्स, और ये हमारा कर्नाटक के जगह महाराष्ट्र हम ले लेते हैं, महाराष्ट्र है रेगुलर डीलर, एंड महाराष्ट्र के लिए जीएसटीएन नंबर। और यहाँ पर निधि इंटरप्राइजेज, मंडी डेटर्स, और ये हो गया हमारा तमिलनाडु। ठीक है, तो हमने दो डेटर्स एंड दो क्रेडिटर्स बनाए, जिसमें से दो कर्नाटक के हैं और दो, एक महाराष्ट्र के, एक तमिलनाडु के। ओके, एंड तमिलनाडु का भी हम ले लेते हैं जीएसटीएन नंबर। ओके, तो ये हमारा हो गया। इसके साथ हमें टैक्स के लेजर बनाने हैं, तो एक बना लेते हैं सीजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्स, जीएसटी, सेंट्रल टैक्स, एसजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्स, जीएसटी, स्टेट टैक्स, और साथ में आईजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्स, जीएसटी एंड इंटीग्रेटेड टैक्स। ओके, तो इतना हमने क्रिएट कर लिया। परचेज सेल, दो डेटर्स, दो क्रेडिटर्स, एंड सीजीएसटी, एचजीएसटी एंड आईजीएसटी का लेजर हमने क्रिएट कर लिया। अब हमें क्या क्रिएट करना है, स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। स्टॉक आइटम गए, एचपी लैपटॉप हमने क्रिएट किया। यूनिट्स क्रिएट करने हैं, तो यूनिट्स क्रिएट किया हमने, नंबर, नंबर, ओके। एप्लीकेबल नो गुड्स। सो ये हमने एचपी लैपटॉप के नाम से एक प्रोडक्ट भी क्रिएट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सीधा परचेज एंड सेल्स के ट्रांजेक्शन में आते हैं। वाउचर में गए, सबसे पहला ट्रांजेक्शन हमारा F9 परचेज ट्रांजेक्शन होगा। 001 हमने डाल दिया इनवॉइस नंबर। सिंपल ये हम कर रहे हैं, सिंपल परचेज एंड सेल्स ट्रांजेक्शन, इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट दोनों ही। तो पहले इंट्रा स्टेट हम कर रहे हैं। नेम ऑफ आइटम HP लैपटॉप 20 पीसेस 15,000। ओके, नाउ इसमें CGST एंड SGST।
ओके एंड एक्सेप्ट। तो ये परचेज ट्रांजेक्शन हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम बात करेंगे सेल्स ट्रांजेक्शन की। तो सेकेंड डेट चेंज कर लेते हैं, 2 अप्रैल। ठीक है, सेल्स में आ जाते हैं। सेल्स सूर्या टेक्नोलॉजी, पार्टी नेम। ओके, सेल्स नेम ऑफ आइटम HP लैपटॉप। यहाँ पर हम 15 पीसेस सेल कर रहे हैं, 20,000। सॉरी, एक मिनट, इसमें हम इंक्लूसिव ऑफ टैक्स ये 20,000। ओके, CGST एंड SGST। ई-वे बिल डिटेल्स को हम लोग एक्टिवेट नहीं करते। ओके, तो हमने परचेज एंड सेल्स हमने ट्रांजेक्शन्स कर लिए। अब अगर हम इसको रिपोर्ट में देखें, GST रिपोर्ट में, तो डिस्प्ले के अंदर GST रिपोर्ट, GSTR1 में हम देख सकते हैं टोटल 3 लाख का टैक्सेबल सेल है, जिसमें 54,000 रुपए का हमारा टैक्स है, 54,000 का। तो अब हमें हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी है, 54,000 का टैक्स लायबिलिटी है हमारा। ठीक है, और GSTR2 में अगर हम देखेंगे तो इसमें भी ITC कितना दिखा रहा है, 54,000 का ITC दिखा रहा है। मतलब 54,000 का ITC है और 54,000 का टैक्स लायबिलिटी भी है। तो मतलब ना हमें टैक्स पे करना, ना हम इनपुट क्रेडिट ले सकते, दोनों हम पूरा का पूरा इनपुट क्रेडिट ले सकते हैं, तभी कोई भी टैक्स लायबिलिटी मेरा नहीं बनता है। ओके, सो हम यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, हम एक और सेल्स के ट्रांजेक्शन करेंगे। ओके, एक और सेल्स ट्रांजेक्शन कर ले रहे, जिससे कि हमारा टैक्स लायबिलिटी आ जाए, HP, एंड यहाँ पर हमने क्वांटिटी दे दिया 3। ओके, CGST एंड SGST। ओके, हो गया सेल्स ट्रांजेक्शन। तो अब अगर हम देखेंगे लायबिलिटी, डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट GSTR1, तो GSTR1 में देखिए टोटल टैक्स लायबिलिटी 64,800 आ रहा है, और अगर हम GSTR2 देखेंगे टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC 54,000। तो मतलब हम ITC ले सकते हैं और GST पेमेंट भी कर सकते हैं। नाउ अब हम क्या करेंगे, वाउचर में जाएंगे। अब अगेन हम परचेज की एंट्री करेंगे। ठीक है, परचेज एंट्री हम करेंगे यहाँ पर 3 तारीख के डेट पे 002 ले लेते हैं। अब हम इंटर स्टेट परचेज कर रहे हैं राज ट्रेडर से हम। ठीक है, महाराष्ट्र से हैं ये, 20 पीसेस 15,000। अब यहाँ पर क्या होगा हमारा IGST। ठीक है, 54,000, एंड इसको हम नो कर लेते हैं एंड एक्सेप्ट। डिलीवरी चालान क्या होता है कि जब हम गुड्स को डिलीवर करते हैं तो चालान के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो अगर हम चालान के थ्रू डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है, डिलीवरी चालान गुड्स जब क्या होता है, बिना बिल का जब गुड्स डिलीवर होता है तो डिलीवरी चालान की रिक्वायरमेंट होता है। हम ये डिलीवर कर रहे हैं तो डिलीवरी चालान इज नॉट ए टैक्स इनवॉइस, वो एक चालान होता है जिससे ये आपको हो जाता है कि हमने इतना सप्लाई किया है गुड्स। ओके, तो ये हो गया। नाउ अब हम सेल की ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं 4 अप्रैल को।
एंड सेल्स में आ जाते हैं। एंड अब हम सेल कर रहे हैं निधि इंटरप्राइजेस को, तमिलनाडु। सेल्स HP लैपटॉप 18 पीसेस और 20 पीस कर लेते हैं। ओके, एंड IGST 72,000। ओके, हो गया। अब हम अगर यहाँ पर डिस्प्ले में जाएंगे एंड अगर हम GST रिपोर्ट्स में जाएंगे तो GST रिपोर्ट्स हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। GSTR1 में टोटल थ्री ट्रांजेक्शन हमारा दिखा रहा है। B2B इनवॉइस में टोटल 7,60,000 रुपए का हमारा टैक्सेबल अमाउंट है, जिसमें टोटल टैक्स अमाउंट हमारा 1,36,800। इसमें हमारा दोनों तरीके का टैक्स है, IGST भी है, इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स, ये तीनों चीज है। ठीक है, तो ये हमारी टैक्स की लायबिलिटी है, मतलब इतना टैक्स गवर्नमेंट को हमें पे करना है। और अगर GSTR2 देखेंगे तो GSTR2 में हमारा 6 लाख का परचेज है, 1,08,000 का टोटल टैक्स है, टोटल 1,08,000 का ITC अवेलेबल है। ठीक है, अगर इसको हम GSTR3B में जाके देखेंगे तो GSTR3B आपको बताएगा कितना आप एग्जैक्ट ITC ले सकते हो। तो एलिजिबल ITC 1,08,000, और जिसमें से 1,08,000 में अगर हम ऑल अदर ITC में जाते हैं तो इसमें आपका आ जाएगा टोटल इंटीग्रेटेड टैक्स, आपका इनपुट क्रेडिट, इंटीग्रेटेड टैक्स अमाउंट, इनपुट क्रेडिट कितना है 54,000 है, मतलब इतना आप इनपुट क्रेडिट ले सकते हो IGST में। CGST में 27,000 का इनपुट क्रेडिट है, स्टेट में आपका 27,000 का आपका क्या है इनपुट क्रेडिट है। 27,000 आप इनपुट क्रेडिट ले सकते हो सेंट्रल स्टेट में, एंड इंटीग्रेटेड में 54,000 का आप ले सकते हो। बट अभी हम नहीं करेंगे कोई भी सेटअप, बिकॉज अभी हमारा रिटर्न ट्रांजेक्शन भी है। तो हम वाउचर में जाते हैं, वाउचर में हम F10 प्रेस करते हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले सेल रिटर्न हम करेंगे। जो भी हमने सेल किया उसका रिटर्न हो रहा है, तो सेल रिटर्न हम किस में करेंगे, क्रेडिट नोट पे। क्रेडिट नोट पे हम सेल रिटर्न कर रहे हैं। तो किन से हमारा सेल रिटर्न हुआ है, सूर्या टेक्नोलॉजीज से हमारा हुआ है। सो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, सूर्या टेक्नोलॉजी का ओरिजिनल इनवॉइस नंबर हमें पता करना है। कैसे करेंगे, उसके लिए ऑल्ट G है यहाँ पर हमारा। डे बुक में चले जाएंगे और डे बुक में जाने के बाद हमारा जो सूर्या टेक्नोलॉजीज का हमारा पहला वाला जो बिल है वो हम ओपन कर लेते हैं, और इसका बिल नंबर 1 है। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पर नंबर 1 लिखा हुआ और 2 अप्रैल की एंट्री है, तो हम ये दे सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर ओरिजिनल इनवॉइस नंबर क्या है 1, एंड बिल जो इनवॉइस डेट है वो 2 अप्रैल है। ओके, और यहाँ पर लेजर अकाउंट में सेल्स रिटर्न का एक लेजर क्रिएट कर लेंगे। सेल्स अकाउंट के अंदर गुड्स, नेम ऑफ आइटम HP लैपटॉप, क्वांटिटी 1, रेट है 20,000, CGST हमारा रिटर्न हो रहा है, एंड SGST। ओके, प्रोवाइड GST डिटेल नो। अब हम बिल के अगेंस्ट में, तो नंबर 1 जो हमारा बिल है उसके अगेंस्ट हम कर रहे हैं, इसको सिलेक्ट कर लेंगे एंड एक्सेप्ट। तो इस तरीके से जो ये रिटर्न होकर आया, एक नंबर जो है एक पीसेस HP लैपटॉप का, अब हम उसको हम परचेज रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, परचेज रिटर्न के लिए हम F10 प्रेस करते हैं एंड डेबिट नोट पे जाते हैं। सेम डे पे हम रिटर्न भी कर रहे हैं। ठीक है, किसको कर रहे हैं, AB लिमिटेड क्रेडिटर्स, इन सब ने खरीदा था। नाउ इसका 001 एंड डेट है 1 अप्रैल। इसके इसको हमने इसी बिल के अगेंस्ट में किया था, कर रहे हैं रिटर्न। ओके, यहाँ पर भी परचेज रिटर्न हम क्रिएट कर रहे हैं। परचेज अकाउंट, गुड्स HP लैपटॉप, क्वांटिटी 1,
15,000 CGST and SGST. अगेंस्ट रेफरेंस ये एक ही बिल है हमारा, इसके अगेंस्ट हमने इतना। ओके, सो अभी तक हमने क्या किया, मैं अगर फिर से रिपीट करूं इसको, मैं फिर से बता रहा हूं मैंने अभी तक क्या किया है यहाँ पर। अभी तक हमने यहाँ पर देखिए सबसे पहले परचेज की एंट्री की है एबी लिमिटेड क्रेडिटर्स को, ठीक है, 3 लाख रुपए का 20 नंबर HP लैपटॉप 15,000 रुपए से। ओके, देन इसके बाद हमने क्या किया, सूर्या टेक्नोलॉजीज को सेल किया 15 नंबर 20,000 के हिसाब से। उसके बाद हमने क्या किया, फिर से एक और सेल किया 3 नंबर्स का HP लैपटॉप 20,000 के हिसाब से। ओके, देन उसके बाद हमने फिर से परचेज किया, इंटर स्टेट परचेज महाराष्ट्र से परचेज किया। ओके, देन उसके बाद हमने तमिलनाडु को सेल किया, ठीक है, तमिलनाडु निधि इंटरप्राइजेस को सेल किया। और इतना करने के बाद फिर हमने क्या किया, हमारे पास कुछ गुड्स रिटर्न आए, तो हमने क्रेडिट नोट पे हमने देखा, सेल्स रिटर्न हमने नोट किया क्रेडिट नोट पे, ठीक है, HP लैपटॉप 1 पीसेस। एंड उसके बाद एबी लिमिटेड क्रेडिटर्स को हमने सेम वही चीज रिटर्न कर दिया। अभी तक हमने इतना काम किया। ये काम करने के बाद अगर हम यहाँ पर चेक करेंगे हमारा इस GSTR 3B, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कितना हम इनपुट क्रेडिट ले सकते हैं। तो GSTR 3B में जाते हैं, एलिजिबल ITC है 1,05,300 का, जिसमें अगर हम डिटेल में देखेंगे तो ऑल अदर ITC में हम जाके देख सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कितना हम इंटीग्रेटेड टैक्स, तो इंटीग्रेटेड टैक्स में कोई भी रिटर्न नहीं था, तो हम टोटल 54,000 का इंटीग्रेटेड में हम इनपुट क्रेडिट ले सकते हैं। 54,000 का ITC अवेलेबल है, ठीक है। इसके बाद की अगर हम बात करें तो सेंट्रल टैक्स में हम कितना इनपुट क्रेडिट ले सकते हैं, 25,650, 25,650 ये रिटर्न हम ले सकते हैं, इनपुट क्रेडिट ले सकते हैं, ठीक है। एंड SGST में भी 25,650 हम ले सकते हैं, ये इनपुट क्रेडिट ले सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए हम किस तरीके से इनपुट क्रेडिट लेंगे, वन बाय वन। वाउचर में जाएंगे, F7 जनरल वाउचर, डेट यहाँ पर ले लेंगे 30 अप्रैल, मंथ एंड पे हम ITC क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है स्टैट एडजस्टमेंट, ऑल्ट J, सिलेक्ट करेंगे GST, डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि हम इनपुट क्रेडिट ले रहे हैं तो हमें टैक्स लायबिलिटी को घटाना होगा। तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ नेचर ऑफ एडजस्टमेंट में हम क्या करेंगे, डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी, एडजस्टमेंट अगेंस्ट क्रेडिट, क्योंकि हम क्रेडिट ले रहे हैं तो उसी के अगेंस्ट में हमें एडजस्टमेंट करना है। ओके, तो यहाँ पर डेबिट होगा CGST, ठीक है, CGST डेबिट करेंगे 25,650, इतना हम ले सकते थे, इनपुट क्रेडिट ले सकते हैं, ठीक है। अगेन डेबिट करेंगे SGST 25,650, नाउ क्रेडिट CGST 25,650 एंड क्रेडिट SGST 25,650। तो अगर हम अभी यहाँ पर देखेंगे कि टोटल लायबिलिटी कितना बच रहा है, मतलब कितना में GST पेमेंट करना होगा CGST SGST के अंदर में, तो वो है हमारा 4,950, इतना हमें GST CGST में पेमेंट करना है, इतना में SGST में पेमेंट करना है। ओके, एक्सेप्ट। नाउ अब हम बात कर रहे हैं IGST का एडजस्टमेंट, तो IGST का एडजस्टमेंट भी सेम इसी तरीके से कर सकते हैं, ऑल्ट J, स्टेट एडजस्टमेंट, GST डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी, और यहाँ पर एडजस्टमेंट अगेंस्ट क्रेडिट, डेबिट IGST कितना ले सकते हैं, 54,000। एक बार हम यहाँ से देख लेते हैं, ऑल्ट G, GSTR 3B 54,000 ही था मेरे ख्याल से, yes it is 54,000, ठीक है। तो 54,000
हम ले सकते हैं। क्रेडिट IGST, तो अब IGST के केस में कितना लायबिलिटी हमारा बच रहा है? 18,000 की लायबिलिटी बच रहा है, मतलब इतना में IGST पेमेंट करना है। ओके, नाउ एक्सेप्ट। अब हम क्या करेंगे, GST पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट के लिए हम क्या करेंगे, एक बैंक का लेजर क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, कोटक बैंक, अंडर बैंक अकाउंट, ओके। नाउ अब हम क्या करेंगे, वाउचर में जाएंगे एंड यहाँ से F5 पेमेंट वाउचर, एंड पेमेंट वाउचर में हम यहाँ पर ऑटोफिल, कंट्रोल F, ठीक है, स्टार्ट पेमेंट, GST, रेगुलर डीलर, 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल। नाउ डेबिट, डेबिट हम क्या करेंगे यहाँ पर, CGST कितना, 4,950। डेबिट SGST 4,950, and debit IGST, it is 18,000, and now credit Kotak Bank। ठीक है, तो प्रोवाइड GST डिटेल्स, तो यहाँ पर हमें ये करना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज हमारा रिकंसिलेशन में दिक्कत होगा। NEFT बैंक ई पेमेंट हमने किया हुआ है, नेम ऑफ द बैंक कोटक बैंक, एक वैल्यू दे देते हैं CPIN नंबर में, 3 नंबर, UTR नंबर, पेमेंट डेट, ओके, एंड एक्सेप्ट। तो ये GST पेमेंट आपका हो गया। ओके, तो डिस्प्ले GST रिपोर्ट्स, ओके, GSTR1, GSTR3B, GSTR2। तो बेसिकली आपका जो GSTR1 है वो 1 आपका कुछ इस तरीके से आएगा। नाउ अब आपको अगर GSTR1 रिटर्न फाइल करना है तो इसको आप एज इट इज क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं एंड ई रिटर्न के तौर पे इसको आप ई रिटर्न बना सकते हैं। ठीक है, JSON फॉर्मेट में आपको बनाना होगा, JSON फॉर्मेट होगा एंड इसको आप एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो आपका ये रिटर्न तैयार। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रिटर्न है, आप पोर्टल में जाके इसको अपलोड कर सकते हैं GSTR1 पर। ओके, इसी तरीके से अगर हम GSTR3B की बात करें तो GSTR3B में आप जाएंगे, दिस इज GSTR3B, इसको भी ऑल टी ई रिटर्न, ठीक है, JSON फॉर्मेट एंड सेंड। तो ये आपका JSON फॉर्मेट में आ गया GSTR3B भी। ओके, सो नाउ लास्ट में एक और कॉन्सेप्ट रह जाता है, वो है इंक्लूसिव ऑफ GST। ठीक है, अभी तक जो हम लोग कर रहे थे एक्सक्लूडिंग ऑफ GST, मतलब अमाउंट देते थे, अमाउंट के बाद हम GST सिलेक्ट करते थे। बट अगर हम कुछ ऐसा करना चाहते कि अमाउंट में GST हमारा इंक्लूडेड है, तो उस केस में हम टैली में किस तरीके से सेल की एंट्री करेंगे। तो उसके लिए क्या है, आपको सेल्स वाउचर में जाना पड़ेगा, F12 प्रेस करना पड़ेगा एंड F12 में आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। देखिए, 2A रिकंसिलेशन करने के लिए आपके पास आपको अपने पोर्टल से 2A पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है,
आपको अपने जीएसटी पोर्टल से 2A डाउनलोड करना पड़ेगा। 2A डाउनलोड करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, आपको आना पड़ेगा जीएसटी रिपोर्ट्स में। पहले आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप किससे रिकंसाइल करेंगे, जीएसटीआर 2 से रिकंसाइल करेंगे। जीएसटीआर 2 में आएंगे और यहाँ पर आने के बाद अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पर इंपोर्ट में जाएंगे एंड यहाँ पर देखिए लोड जेएसएन ऑप्शन है। ओके, लोड जेएसएन पे क्लिक करेंगे और जो भी आपका फाइल लोकेशन है वहां पर जाके आपको करना क्या होगा, 2A को सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही 2A सिलेक्ट करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली जो भी ट्रांजेक्शन आपका यहाँ पर दिया हुआ 2A से है वो ऑटोमेटिकली मैच होकर रिकंसाइल हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। बट आपको ये ध्यान में रखना है कौन कौन से ट्रांजेक्शन मैच नहीं हो रहे हैं, तो उसको आपको नोट करना है और उसके ऊपर फिर आपको आगे काम करना होगा। ओके, ओके, तो हम बात कर रहे थे इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। तो F12 में जाएंगे। F12 में जाने के बाद अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन होता है प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम, इसको आप सिलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद जैसे मान लीजिए हम सूर्या टेक्नोलॉजीज को फिल कर रहे हैं, ठीक है। सेल्स HP लैपटॉप क्वांटिटी 1। नाउ रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, रेट तो यहाँ पर 20,000 है बट आपको इंक्लूसिव ऑफ टैक्स देना है। तो सपोज कीजिए हमने यहाँ पर रखा हुआ रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स इज 28,000। तो ऑटोमेटिकली रेट यहाँ पर देखिए रिवर्स कैलकुलेशन होकर रेट आ गया 23,728 रुपये 81 पैसे, और बाकी का जो अमाउंट होगा वो आपका CGST और SGST में डिवाइड हो जाएगा 2135 एंड SGST 2135। ओके, तो इस तरीके से हम लोग रेट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो ये रेट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी विथ इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी में जो भी रेट होगा वो आप देंगे तो ऑटोमेटिकली रिवर्स कैलकुलेशन है, तो उसका रेट विदाउट जीएसटी एंड सीजीएसटी एसजीएसटी का रेट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा आपके इनवॉइस में। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। सो कंक्लूजन में हम देखते हैं क्या क्या आज हमने डिस्कस किया है। इन दिस सेशन वी डिस्कस अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी स्ट्रक्चर, GST structure, rate, registration and threshold limit. Okay, then we can configure GST at company level and various masters level. We also learned how to record inward and outward supply and goods return interstate and interstate transaction with GST. In Tally we can account the transaction with inclusive of GST. We can set off the input credit of each of the tax component in order to prescribe by the GST law. Okay, after setting up the input credit, we can account the payment of GST seamlessly. Okay, and we have seen generating and filing process of GSTR1, 3B and GSTR9 in Tally Prime. तो GSTR9 जो है वो हम लोग Tally Prime से रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। ओके, GSTR9 के जगह पे हम इसका एक कॉन्सोलिडेटेड रिपोर्ट निकल सकता है बट हम लोग 9 को रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, clear? So this is all about today's session. So if you have any doubt, any queries, you can ask me. This is Q&A session.